हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी निकला है वर्ड इलास्टिक से। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो चीज इजीली चेंज हो जाए। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई इजीली चेंज हो जाए। अब सप्लाई कब चेंज होती है? जब प्राइस चेंज होता है, यानी कि सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई को बढ़ना चाहिए, प्राइस घटेगा तो सप्लाई को घटना चाहिए। यही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि जब प्राइस बढ़े और सप्लाई भी उसके साथ बढ़ जाए उसके बाद में, तो कौन सी सप्लाई हुई? वो इलास्टिक सप्लाई हुई। और इसी तरह जब प्राइस घटे तो वो घट जाए सप्लाई, तो इलास्टिक सप्लाई हुई। तो इलास्टिक मतलब चेंज हो जाए इजीली। लेकिन इसके विपरीत इलास्टिक क्या होता है? जो चेंज ना हो, यानी कि प्राइस के बढ़ने और घटने का सप्लाई पे असर ना पड़े, तो वो इलास्टिक सप्लाई हो गई। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री यानी कितना चेंज हो, कितनी तादाद में चेंज हुआ, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। अब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में कितनी मात्रा में चेंज हुआ या परसेंटेज चेंज हुआ, उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। क्योंकि प्राइस के बढ़ने या घटने से चेंज आए, इसीलिए इसको प्राइस इलास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। अब एक एग्जांपल बहुत इजी सा लेते हैं हम। सपोज किसी चीज के दाम बढ़ गए अचानक से, जैसे कि ब्रेड के बल्स के दाम अचानक बढ़ गए और हमारे पास बेकरी है और हम ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर बन के दाम अचानक बढ़ गए, शादी का सीजन है, पार्टीज बहुत हो रही हैं, तो बन बहुत ज्यादा डिमांड में, उनके प्राइस बढ़ गए अचानक से, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे बन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, रात को काम करेंगे, अगले दिन हम उसकी डिलीवरी दे सकते। तो इलास्टिक थी कि सप्लाई नहीं थी? क्योंकि चेंज हो गई। प्राइस के बढ़ने से हमने क्या किया? चेंज कर दिया। हमें नेक्स्ट डे चाहिए, हम नेक्स्ट डे बना सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत मैं कहूं कि एयरक्राफ्ट के दाम दुगने हो गए, डबल हो गए, और मुझे कल 2 एयरक्राफ्ट चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मैम कैसे मजाक कर रही हो, एयरक्राफ्ट के एक दिन में बन जाता है। यस, यही पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट के दाम बढ़ने पर भी नेक्स्ट डे हमें उसकी सप्लाई नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट को बनाने में टाइम लगता है भाई, सालों लग जाते हैं, उसकी डिजाइनिंग होती है, रॉ मटेरियल चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पता नहीं क्या क्या तामझाम चाहिए। जब एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो क्या यहाँ समझ में आया कि कुछ चीजों की सप्लाई जो है वो इजीली बढ़ सकती है प्राइस के बढ़ाने से, लेकिन कुछ चीजों की सप्लाई इजीली नहीं बढ़ सकती। इसी सप्लाई को कहते हैं इनइलास्टिक सप्लाई, और जिनकी इजीली बढ़ सकती है, घट सकती है, उसे कहते हैं इलास्टिक सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं? 3 मेथड्स हैं इसके। हमने कोड बनाया पैग, PAG। भाई वो बियर वाला कोड पैग नहीं है, ये PAG पैग है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट, ऑल्टरनेट और ज्योमेट्रिक। In the proportionate method of price elasticity of supply, alternative method and geometric method, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या करते हैं हम? जैसे कि आपका प्रोपोर्शनेट मेथड डिमांड इलास्टिसिटी में हम करते थे, ऐसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये सेम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या है? सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड था वहां, यहाँ सप्लाइड है, और कुछ नहीं करना आपको। फॉर्मूला भी लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल। देन इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रोपोर्शनल मेथड का परसेंटेज चेंज हम इस तरह निकालेंगे, डेल क्यू बाय डेल पी, यानी चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ, और प्राइस में डिवाइडेड बाय प्राइस में चेंज जो हुआ हमारा, मैं एग्जांपल से समझेंगे, इनटू पी बाय क्यू, यानी इनिशियल प्राइस बाय क्वांटिटी। जो पहले हमारी क्वांटिटी थी और प्राइस था वो लेंगे हम। और इसका ऑल्टरनेट मेथड का फॉर्मूला बाद में समझेंगे, पहले हम पहला फॉर्मूला से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, प्रोड्यूसर सेल्स 400 यूनिट्स ऑफ बल्स at price of ₹10 and 200 units at price 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब प्राइस 10 था, यानी ज्यादा था, थोड़ा सा 5 के मुकाबले ज्यादा ही था भाई, ठीक है। पर यूनिट बन, यानी एक पैकेट जो बन था वो 10 रुपीज का था, और यहाँ पे उस समय कितना बेच रहा था? 400 यूनिट्स, यानी 10 रुपए के दाम पे 400 पैकेट बन के बेच रहा था। लेकिन जब उसका प्राइस कम हो गया, 5 हो गया, तो वो सिर्फ 200 यानी 200 बन के पैकेट ही बेच रहा है। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर,
पहली क्वांटिटी क्या है, इनिशियली वो क्या बेच रहा था, 400 यूनिट बेच रहा था। देखो क्यू यहाँ पे 400 है, डेल क्यू यानी 400 माइनस 200, अब 400 में से 200 निकाल दो, नए वाले को निकाल दो, तो कितना हुआ, डेल क्यू क्या चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 200 है आपका। उसके बाद प्राइस पहला वाला क्या था, 10 रुपए था, इनिशियल प्राइस लेते हैं भाई, पी वो होगा जो हमारा शुरू का प्राइस होगा, ठीक है। और डेल पी क्या है, चेंज इन प्राइस। डेल पी कैसे निकालते हैं हम, पी माइनस P1, यानी कि पहला P क्या था 10 और माइनस 5, तो कितना हुआ 5 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या है, डेल Q यानी 200 है डेल Q हमारा, डेल्टा Q। उसके बाद डेल P चेंज इन प्राइस कितना है 5 है, तो 5 रख दिया, इंटू P कितना था शुरू में हमारा, प्राइस कितना था 10, और उसके बाद Q कितना था हमारा उस समय 400, 400 यूनिट्स। तो अब इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। सिंपल है, 0 0 यहाँ से कैंसिल करो, 5 2 10, और यहाँ पे इसको कैंसिल करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको काट देती हूँ, चलो काट देते हैं, 5 1 5 2, ठीक है। इसे है 2 1 2 2, 0 0 यहाँ कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ 2 1 एंड 2 1, तो आ गया आपका आंसर 1, सब कैंसिल हो गया, सब 1 रह गया, ठीक है। अब इससे निकल गया हमारा। अब दूसरा वाला जो फॉर्मूला हमारा ऑल्टरनेट मेथड में कुछ नहीं है, जो आपने Q1 माइनस Q कर रखा है। Q1 कौन सा है यहाँ पर, Q1 यानी जो नई क्वांटिटी है, Q1 मैंने भी यहाँ Q1 के लिया, P1 लिया, P1 यानी नया वाला जो अगला वाला है, तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय P1 माइनस P। यहाँ प्रोपोर्शनेट मेथड ना लेकर हम ये मेथड लेते हैं, Q1 माइनस यहाँ डेल्टा Q निकालें, यहाँ डेल्टा P निकालें, सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए बराबर में लिखे हैं फॉर्मूले मैंने, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ डेल Q निकाला तो इस मेथड से निकाला, Q1 माइनस Q से, यहाँ डेल P निकाला तो इसी मेथड यही है, बस ऑल्टरनेट तरीके से किया है, इंटू P बाई Q सेम है आपका, इसलिए मैंने बराबर में फॉर्मूले लिखे, समझ में आ जाए, बस कुछ नहीं करना। Q1 माइनस Q कर दो। अब यहाँ पे क्या किया हमने, Q1 माइनस Q कर दिया। Q1 क्या था 200, क्वांटिटी नई क्या थी हमारी 200 यूनिट थी ना, माइनस Q जो पहली यूनिट क्वांटिटी क्या थी हमारी सप्लाइड 400 यूनिट हम सप्लाई कर रहे थे। पहला जो नया प्राइस है वो क्या है 5 रुपीज है, और पुराना प्राइस क्या है हमारा 10 रुपीज। तो नया प्राइस को हम P1 रखेंगे, तो P1 माइनस P, और यही आगे वहां पे। अब इसको इंटू P बाई Q, इनिशियल प्राइस क्या था 10 था हमारा, और क्वांटिटी इनिशियल क्या थी 400 यूनिट्स थी, वो हमने यहाँ पे रख दी, सिंपल। अब 200 माइनस 400 कितना हुआ माइनस 200, भाई छोटी क्वांटिटी से बड़ी निकालेंगे तो साइन तो बड़े वाले का रहता है ना, मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला है आपका, ठीक है। माइनस 200, और इस तरफ 5 में से 10 गया तो माइनस 5, यानी हमारा नेगेटिव आ गया ये साइन, तो नेगेटिव साइन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 1 5 2 2 1 2 2 0 0 कैंसिल, 2 1 2 1, ठीक है। तो कितना आया 1, तो आंसर दोनों से सेम आया है, कोई आंसर में अंतर नहीं है। आप जिस मेथड से चाहे कर सकते हैं एग्जाम में भी, जब कोई ऐसा आपका क्वेश्चन आए। नेक्स्ट अगला है हमारा मेजरमेंट इलास्टिसिटी का, कौन सा है सप्लाई इलास्टिसिटी का, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड बहुत इजी है, बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है बस जैसे मैंने आपको बताया ना एल बना दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे एल बनाओ, ओ लिखो, एक्स लिखो, ठीक है, और वाई लिख दो, ठीक है। अब जो जहां अगर कोई इलास्टिसिटी का कर्व, सप्लाई का कर्व जब ओ से गुजरता है यानी ओरिजिन से निकलता है, ओरिजिन से शुरू होता है, तो उसको क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट इलास्टिसिटी है यहाँ पे, यानी जितना सप्लाई में चेंज, सॉरी जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज, बराबर ये चलता चला जाएगा, ऐसे करके यूं करके, ठीक है, होता चला जाएगा। अब दूसरा क्या हमारा, अब एक चीज याद रखना, एक का आपको सप्लाई का बनाना है वाई एक्सिस से छूते हुए, यानी ओरिजिन करते हुए, वहां कहां से निकलता है ये वाई एक्सिस से, एक कर्व एक्स एक्सिस को छूते हुए बनाना है, ठीक है। एक एक्सिस एक्स एक्सिस पे वर्टिकल बना देना, एक पे हॉरिजॉन्टल बना देना, बस 5 कर्व। क्या करने हैं आपको, एक ओरिजिन से बनाना है कर्व, एक वाई एक्सिस को छूते हुए, एक एक्सिस को छूते हुए, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, बस आपकी पांचों की पांचों इलास्टिसिटी और सप्लाई पूरी हो जाएगी, बहुत इजी है। तो अगर हम कहें यहाँ पे, एक तो हमने बना लिया ओरिजिन वाला, 4L और बना दो, बहुत इजी है, 4L बना दिया हमने। एक कर्व मैंने क्या कहा, ये y एक्सिस से बना दो, एक कर्व x एक्सिस से बना दो, ये x एक्सिस है, एक कर्व वर्टिकल बना दो x एक्सिस पे, एक कर्व हॉरिजॉन्टल बना दो x एक्सिस पे, ठीक है, सिंपल है। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, जिसका कर्व थोड़ा सा मतलब जेंटल होगा, ठीक है,
या फिर याद रखना जो y से निकलता हुआ होगा कर्व, जो y एक्सिस से, वो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो x एक्सिस से आएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पे होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। 0 क्यों है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई पे कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब इलास्टिसिटी 0 है। बिल्कुल इनइलास्टिक है, सप्लाई बदल ही नहीं सकती है आपकी। और लास्ट क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल कर्व जो है आपका, इसमें क्या होगा, आपका प्राइस बिल्कुल एक ही प्राइस पे, किसी भी प्राइस पर इनफाइनाइट सप्लाई है, हॉरिजॉन्टल है, यानी इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मैंने लिखा नहीं, ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 5 कर्व्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बहुत इजी है, मतलब क्या, ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बस ये याद रखना आपको, हो गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड किस पे करती है, नंबर 1 इनपुट्स पे। अगर इनपुट्स ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इजीली बढ़ नहीं सकती आपकी। यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत रेयर होती हैं, जैसे डायमंड का नेकलेस, आप कोहिनूर का कोई कहे कि हार बनवा दो तो कितना प्राइस दे दो, आप हमारे यहाँ तो कोहिनूर है ही नहीं। तो इनपुट्स पे डिपेंड करता है कि आपका जो सप्लाई वो इलास्टिक होगी, इलास्टिक। जैसे एयरक्राफ्ट के लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा टाइम चाहिए, तो इनपुट्स बहुत ज़्यादा आपके स्पेसिफिक इनपुट्स चाहिए, बहुत ऐसे इनपुट्स हो जो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो इजीली इलास्टिक ये सप्लाई नहीं होगी, इलास्टिक होगी। अब नेचुरल कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आप अगले दिन कहोगे मुझे कुछ 1000 बोरी लहसुन चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट में इतना अवेलेबल ना हो, तो अगले सीजन में आपको लहसुन मिल सकता है, कुछ महीने उसको उगाने में लगेंगे, तो यहाँ भी इनइलास्टिक है। नेचुरल कंस्टेंट्स होते हैं, कुछ चीजों को उगाने में मौसम का भी देखना पड़ता है कि किस महीने में मिलेंगे, कितने महीने बाद में अवेलेबल हो सकता है। रिस्क, अब रिस्क कितना है, कभी कभी ऐसा होता है सप्लाई को बढ़ाने में रिस्क होता है, पैसा लगाना पड़ता है, फिर भी ये लगता है कि अरे नहीं बिकी तो हम क्या करेंगे, या जैसे कोई नई ब्रांड कार की हम यहाँ पे ले आए, हो सकता है उसकी डिमांड इंडिया में बिल्कुल ना हो, और फिर वो बनाए कोई मैन्युफैक्चरर, तो हो सकता है कि वो ना बिके, तो रिस्क बहुत है, रिस्क ज्यादा होगा तो सप्लाई उतनी ही इनइलास्टिक होगी, लोग उसमें हाथ नहीं डालेंगे, भाई हम तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम नहीं बना सकते इस चीज को। जैसे आपकी नॉवेल्स नहीं छपते, राइटर्स की नॉवेल्स नहीं छापते, जो वेल नोन राइटर्स उनकी इजीली छप जाती है, सप्लाई बढ़ा देते हैं, लेकिन जो वेल नोन नहीं है वो रिस्क ज्यादा होता है उनको पब्लिश करने में, इसलिए वो पब्लिश नहीं करते उनके नए राइटर्स के नॉवेल्स को। पैरिशेबल या ड्यूरेबल, अब देखिए पैरिशेबल जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी, क्यों, क्योंकि वो बिगड़ जाएगी, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी कम है। पालक है, अब पालक कितना भी सस्ता हो मार्केट में आपको बेच नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर गोडाउन में रखेंगे वो सड़ जाएगा। लेकिन ड्यूरेबल कमोडिटीज जो होती है उनकी सप्लाई इलास्टिक होती है, जब प्राइस बढ़ेगा तभी वो बढ़ाते हैं उसकी, जल्दी से उसको मार्केट में निकालने की उन्हें जरूरत नहीं होती सप्लायर्स को, ठीक है। अगर आप गेहूं बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, तो आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, वो आपको एकदम से मार्केट में निकालने की जरूरत नहीं है अगर उसके दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं आपको। कॉस्ट, अगर बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट लगती है किसी चीज को बनाने में तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी, क्यों, उसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा फाइनेंसेस की, पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे फिर से मैं एयरक्राफ्ट, एयरशिप्स, ये शिप्स का एग्जांपल लूंगी, इनको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसीलिए वो इनइलास्टिक सप्लाई होती है उनकी। टाइम, अगर टाइम किसी को बनाने में ज्यादा लग रहा है, फिर से ये एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने इसीलिए ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें आपको बनाने, सबमरीन्स को बनाने में जैसे टाइम लगता है, आपके एयरक्राफ्ट में टाइम लगता है, इस तरह इनमें टाइम लगता है, इसलिए ब्रिजेस को बनाने में टाइम लगता है। आप कहें कि इस नदी पर रातों रात पुल बना दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको बनाने में टाइम लगता है। ब्रिज की जो ब्रिजेस हैं, इस तरह से रेलवे लाइंस हैं, मेट्रो रेल ट्रैक्स हैं, उनकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक नहीं होती, इनइलास्टिक होती है। टेक्निक, अगर कोई एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे कि कोई एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट है, या कुछ सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स होते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लगाने में बहुत ज्यादा टेक्निक, टेक्नोलॉजी बहुत नई चाहिए, तो उसमें भी आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बस दिमाग में ये सोचना कि कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो आपकी सप्लाई को नहीं होने देंगे। अगर सप्लाई इजीली नहीं होगी तो इलास्टिक नहीं है, अगर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई इजीली हो जाए तो वो इलास्टिक सप्लाई होती है। नॉर्मली सर्विसेज इलास्टिक होती हैं, जैसे कि अगर आप कहें कि किसी जॉब में ज्यादा पैसे मिले तो उसके लिए बहुत सारे लोग वहां पे आ जाएंगे कि हम भी जॉब करेंगे। जैसे मेड्स को कह दो, अगर किसी घर में बहुत सारा पैसा मिल रहा है तो मेड्स नॉर्मली वहां पे अप्लाई करेंगे कि भाई हमें भी यहाँ काम मिल जाए। लेकिन सर्विसेज इलास्टिक हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट्स
बहुत सारी ऐसी जो इलास्टिक नहीं होती इजीली, जैसे बिस्किट्स है, नमकीन है, आपके बहुत सारे स्नैक्स हैं, वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, रातों रात उनका प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, टेक केयर।